हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। 11th-12th की बुक जो है वो अभी शुरू कर रहे हैं। अब इसमें आप ये ना पूछें कि सर हमें 11th-12th की बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन है और कंपटीशन के अंदर जितना आप बेहतर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर यहाँ से 3-4 क्वेश्चन भी आते हैं तो उस केस के अंदर आपको फ़ायदा है। अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं कर रखा उस केस के अंदर आपको फ़ायदा देगा ही देगा। कॉन्सेप्ट आपके अगर हो सकता है कि 11th-12th के अंदर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो, तो उस केस के अंदर ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। इसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से अकाउंटिंग हो रही है। इसको रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि रटने से ये सब्जेक्ट जो है वो आपके ग्रिप से निकलता जाएगा। इसे जितना आप आसानी से समझेंगे, जितना प्रेम से समझेंगे, उतना ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा और उतनी आपके सब्जेक्ट के अंदर पकड़ जो है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अकाउंटिंग एंट्री से शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको फ़ायदा देगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेगा। सब्जेक्ट कोई भी आइसोलेटेड नहीं होता, अकेला नहीं होता। अकाउंटिंग आप अच्छे से करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ साथ होता है, इकोनॉमिक्स उसके साथ साथ होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके साथ साथ होती, टैक्स उसके साथ साथ होती। थोड़ा सा उसका रिलेशन जो वो एस्टेब्लिश होता है। तो एक सब्जेक्ट अच्छा होगा तो उसका दूसरे में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और क्योंकि अकाउंटिंग मेन सब्जेक्ट है इस वजह से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। 11th की बुक है और ये बुक कोर्स के अंदर भी अपडेट की कर दी गई है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए बुक अपडेट कर दी गई है। क्लास कंप्लीट होने के जस्ट बाद में कोई मोबाइल ओपन करके इंस्टा पे रील ना देखें, उससे अच्छा है एक बार जैसे ही क्लास कंप्लीट हो 5 मिनट आंख बंद करें, एक बार रिवाइज कर लें कि आपने क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा। आपकी मेमोरी के अंदर ये रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा सेकंड टाइम रिवीजन के अंदर। जब भी आप दूसरी बार रिवीजन करोगे आप आसानी से कर पाओगे। और मेरी मानो तो उस केस के अंदर आप जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद में समरी नोट्स जो वो खुद से बना लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे, फायदे का सौदा रहेगा। क्लियर है? किसी के अगर कॉन्सेप्ट बेहद अच्छे हैं और उनको लगता है कि 11th-12th जो है वो ज़रूरी नहीं है, तो उनके लिए भी बता दूं कि 11th-12th के अंदर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर। क्योंकि क्या होता है, जैसे स्टूडेंट जो वो कंपटीशन की तैयारी शुरू करे उससे पहले या तो वो सीए कर रहा हो या सीएस कर रहा हो या सीएमए कर रहा हो, तो हाई लेवल की चीज़ें तो वो पढ़ लेता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो वो नहीं पढ़ पाता, और उस वजह से बेसिक के क्वेश्चन जो वो गलत होते हैं। और कहीं पे भी आप दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन हमेशा बेसिक आते हैं, ज़्यादा टिपिकल या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो वो कम पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब मैं इससे ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा चैप्टर शुरू करता हूँ। चैप्टर 3 से शुरू कर रहे हैं। 1 और 2 जो है वो थ्योरी है और वो लास्ट में देख लेंगे, ताकि सब कुछ पढ़ा होगा तो थ्योरी आपको आसानी समझ आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में देख रखा होगा तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा नहीं। पहला जो है वो हम शुरू कर रहे हैं ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक से, कि भाई जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री क्या होता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीनिंग, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम एंट्री। क्या है मतलब इसका? फर्स्ट टाइम एंट्री। जहां पर ये फर्स्ट टाइम एंट्री होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ओरिजिनल बुक। उसे हम क्या कहेंगे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब पहली बार अकाउंटिंग एंट्री कहाँ होगी समझिएगा। कोई भी बिजनेस जो है वो हिट होगा या नहीं होगा, ये उसके बिजनेस की फंक्शनिंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि भाई वो काम कैसा कर रहा है। भाई जैसे हमारा बिजनेस जो है वो, जो भी बिजनेस है, मान लीजिए होटल का बिजनेस है, अल्टीमेटली तो किससे चलेगा? गेस्ट आएंगे और वो सेटिस्फाई होंगे तो चलेगा। लेकिन बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? उस बिजनेस की अकाउंटिंग आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में हमें कहाँ जाना होगा, तो किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए ताकि हमें हमारे पूरे हिसाब किताब हमें मिल जाए।
हिसाब किताब किस तरीके से कि जो इन्फॉर्मेशन मैं इस धंधे की चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। मैं कोई भी बिजनेस करूंगा, छोड़ दीजिए अकाउंटिंग, मैं कोई भी बिजनेस करूंगा, मैं क्या चाहूंगा कि मुझे, मान लीजिए मैंने कहीं पैसा लगा दिया, अब एक बिजनेस हो तो ठीक है, मेरे मान लीजिए 3 बिजनेस है, मैंने 3 जगह पैसा लगा रखा है, तो मुझे किस किस चीज का डर रहेगा? पहली बात तो कि मेरे जो एम्प्लॉय है वो ऐसा ना करे कि पैसा गबन कर दे, तो उसके लिए मुझे चाहिए। दूसरा मुझे क्या चाहिए कि मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मेरा जो बिजनेस है इसने कितना कमा के दिया, और मेरे बिजनेस के अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजें खरीदी गई है, क्या ग्रोथ हो रही है वगैरह, सब कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उनके जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर है? तो जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको पहली बार जब लिखा जाएगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। क्लियर? अब समझिएगा सब्सिडरी बुक क्या होता है। देखिएगा, 2 बिजनेस हो गए, जैसे एक बिजनेस तो जो है वो क्या है, स्मॉल बिजनेस है, मतलब जिसके अंदर दिन के अंदर 1-2 ट्रांजेक्शन होते हैं, उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते। एक जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, यूज ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब एक एक दिन के अंदर मान लीजिए 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 10,000 तक के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। इस तरीके का बिजनेस चल रहा है। अब दोनों की सिचुएशन अलग है। अगर जैसे कोई बिजनेस छोटा है तो उस केस के अंदर वो एक बुक रखेगा, उसके अंदर सारी एंट्री करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई बिजनेस अगर बड़ा है तो उसमें तो बहुत ज्यादा एंट्री है भाई। जैसे मान लीजिए आपका जो है सिलेबस जो है उसके अंदर टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट के मिला के एक एक टॉपिक दे रखे, टोटल 5 चैप्टर दे रखे, 5 सब्जेक्ट है लेकिन पांचों के एक एक चैप्टर दे रखे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर 5 चैप्टर लिख दीजिएगा। आपके सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट 5 है लेकिन मान लीजिए पांचों में एक एक चैप्टर दे रखा है, तो आप एक रजिस्टर के अंदर 5 लिख सकते हो आराम से चैप्टर। पांचों के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे। लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर 10-10, 15-15 चैप्टर दे रखे होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, पांचों के अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर कम ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही बुक के अंदर सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं तो उस केस के अंदर अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अब वहां पर क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। भाई परचेज किया तो उसके लिए अलग लिखूंगा, सेल किया तो उसके लिए अलग लिखूंगा, सेल्स रिटर्न के लिए अलग लिखूंगा, परचेज रिटर्न के लिए अलग लिखूंगा, कैश जो भी ट्रांजेक्शन होगा, पैसा आएगा या जाएगा, उसके लिए मैं अलग रजिस्टर मेंटेन करूंगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ये चीजें हैं। द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन इज रिटर्न फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेट वाइज एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो बुक जिसके अंदर पहली बार किसी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, वो भी कैसे, डेट वाइज लिख रहे हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस वाइज आप लिख रहे हैं, इज नोन एज डे बुक, क्योंकि इसमें डेली अकाउंटिंग होती है, इस वजह से इसे डे बुक कहा जाता है, या फिर इसे जर्नल कह सकते हो, या इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। स्मॉल ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, एक ही बुक रखते हैं, ओनली वन, वो क्या करते हैं, जर्नल के अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन अगर लार्ज बिजनेस है तो वो क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। यहां से जो है अकाउंटिंग की नींव जो है वो शुरू होती है। यहां से अपन अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, समझिएगा। हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है, देखिए बिजनेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो वो क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। समझिएगा, आपने दुकानों में भी देखा होगा, जो बिजनेसमैन होता है उसमें क्या होता है, कई बार उसके पास चेंज नहीं होता, तो वो क्या करता है, एक जेब से अगर उसको चेंज मान लीजिए अपनी जेब से दे रहा है, तो उस केस के अंदर वो क्या करता है, जैसे 500 रुपये, तो 500 का नोट अपनी जेब में डालेगा और 500 खुले जो है वो उस गले के अंदर डालेगा। फिर मान लीजिए उसको किसी को 200 रुपये देने, तो वो देता। वो ऐसा क्यों करता है, ताकि उसके पास हिसाब अलग रहे कि भाई ये पर्सनल चीज है और ये मेरे बिजनेस की चीज है। तो बिजनेस एकदम अलग हो गया और पर्सनल अलग हो गया। बिजनेस के गले से वो पर्सनल लेगा ना, तो उसको लिखेगा कि भाई हाँ ये किसी को उधार दिए, और कोई वापस बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा, अगर मान लीजिए वो मालिक ही पैसा लगा रहा है, यूं देखे तो बिजनेस उसका है तो मालिक
वही है तो पैसा लगा रहा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इस तरीके से करेगा, वो खुद का पैसा और बिजनेस का पैसा एक जैसा कर देगा, तो उस केस के अंदर उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बिजनेस कमा कितना रहा है। तो उस वजह से एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भाई बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बिजनेसमैन ने पैसा दिया बिजनेस को, तो बिजनेस वो ये मानेगा कि मैंने किसी से उधार ली। बिजनेसमैन ने पैसा वापस ले लिया, तो उस केस के अंदर वो मानेगा कि मैंने किसी को पैसा लौटाया है। क्लियर है? तो बिजनेसमैन यहाँ पर क्या रहेगा, एक आउटसाइडर रहेगा। उसके बाद में क्या है, हम जो भी होगा अल्टीमेटली वो क्या होगा, हमारे पास जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, चाहे असेट बढ़ेगी, जो भी होगा, तो उसका हम अल्टीमेटली ये कहेंगे कि भाई हमारे पास उतनी ही संपत्ति होगी जितना हमारे पास लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। या फिर यूं कह दें कि जितनी हमारे पास संपत्तियां होगी, जितनी हमारे पास एसेट होगी, उतनी उतनी लाइबिलिटी होगी। सर क्यों? समझिएगा, ऐसा क्यों कि जितना एसेट होगा उतना उतना लाइबिलिटी होगा। बिजनेस अल्टीमेटली बिजनेस जैसे किसी ने शुरू किया, अब मालिक ने पैसा दिया तो वो तो बिजनेस तो मान रहा है कि मैंने किसी से उधार लिया है। क्लियर है? अब उससे वो कोई असेट खरीदेगा, उस पैसे से वो कोई असेट खरीदेगा, तो उसके पास असेट आएगी। मान लीजिए उसने कुछ फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आएगा लेकिन उसके बदले में पैसा चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमेशा एक सिचुएशन जो वो रहेगी, वो क्या रहेगी कि हमारे पास टोटल संपत्तियां उतनी होगी जितनी हमारे पास टोटल लाइबिलिटी होगी। लेकिन टोटल लाइबिलिटी जो है, टोटल जो हमारे दायित्व है, उनको दो हिस्सों में बांटते हैं। हम क्या कहते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। भाई बिजनेस में बिजनेसमैन ने जो पैसा दिया और जो किसी और से उधार लिया, दोनों बिजनेस के लिए दोनों ही उधार है। लेकिन जो बिजनेसमैन ने दिया वो उसमें क्या है, थोड़ा अपनत्व है, वो बिजनेसमैन पैसा दे रहा है, तो उसके लिए अलग वर्ड यूज करते हैं कि कैपिटल। भाई मैं बिजनेस हूं, मैंने पैसा या तो किसी से उधार लिया है, या जो मेरे बिजनेस का मालिक है उसने मुझे पैसा दिया। इन दोनों से मेरे पास पैसा है, इस पैसे से मैंने कुछ संपत्तियां खड़ी की। अल्टीमेटली मेरे पास संपत्तियां उतनी होगी जितना यहाँ से पैसा लाऊंगा। भाई या तो संपत्तियां खड़ी करने के लिए या तो मैं पैसा उधार लेके आऊंगा, या मुझे मालिक दे रहा है, तो यहाँ जितना पैसा इधर आएगा, जितनी इस साइड से मेरे को रिसिप्ट होगी, उतने की ही मैं एसेट खरीद पाऊंगा। और नहीं खरीदा तो भी मेरे पास कैश रहेगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों सिचुएशन जो वो बराबर रहेगी कि भाई एसेट उतनी ही रहेगी जितना लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी 2022 एग्जाम जो हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। कॉमर्स के अंदर बड़े से बड़ा एग्जाम अगर माने तो यही है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। और उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन, ये सीधा सीधा दिया गया था। तो ये क्या है, बेसिक इक्वेशन है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, कि जितना पैसा मेरे पास आएगा उतनी ही मेरे पास संपत्तियां बनेगी। जितना मेरे पास आएगा, बिजनेस मैं बिजनेस मान रहा हूँ खुद को, समझ पा रहे हैं? तो वी से दैट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट इक्वलिटी, हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे क्या, हमारे रिसोर्सेज और हमारे फाइनेंस। जो हमने संपत्तियां खड़ी की और जहां से हमने पैसा लाया उनमें बराबरी रहेगी। ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको अपन आगे डिटेल में भी देखेंगे। यहां पर पहले ये समझ लीजिएगा, हमने क्या कहा, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब समझिएगा, सर ये तो आपने कहा कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन बिजनेस के अंदर तो कुछ इनकम भी होगी, कुछ एक्सपेंस भी होंगे, कुछ प्रॉफिट भी होंगे, कुछ लॉस भी होंगे। अब समझिएगा, बिजनेस अल्टीमेटली तो भाई ओनर का है। भाई पैसा जिसने लगाया, जैसे मैंने होटल शुरू की तो अल्टीमेटली पैसा तो मेरा है, तो मालिक तो मैं हूं। अगर होटल कल को मुनाफा कमाएगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। क्लियर है? और होटल नुकसान होगा तो मेरा पैसा कम होगा। अल्टीमेटली ओनर मैं हूं। तो अगर कल को बिजनेस के अंदर कुछ इनकम होती है तो वो इनकम अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, वो क्या है, एक तरीके से कैपिटल के अंदर इंक्रीज होती है। तो कैपिटल जो है वो क्या है, एक तरीके से इनकम जो है उसी का हिस्सा, इनकम जो है वो एक तरीके से किसका हिस्सा है, कैपिटल का। और कल को नुकसान होगा तो भी वो अल्टीमेटली किस में से होगा, कैपिटल में से ही होगा। तो एक्सपेंस जो भी होगा वो इसमें से ही होगा। इनकम कह दो या प्रॉफिट कह दो, प्रॉफिट जो है वो
दोनों में वैसे कोई खास फर्क नहीं है, एक्सपेंस और लॉस जो है वो एक जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक्सपेंस जो वो क्या होता है, इंटेंशनल। आपने कोचिंग की फीस भरी तो ये क्या है, आपने खर्चा किया है ताकि इसमें आपको कुछ फायदा मिले, बाद में आप इससे कुछ जो है वो सेटल हो जाओ या अच्छा कुछ कर पाओ। और यहीं पर चल रहे थे और पर्स गिर गया, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, तो वो उस केस के अंदर वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हमारे अल्टीमेटली अकाउंट कौन से, असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पर इनका बेसिक समझिएगा। असेट का मतलब क्या है, हमारी जो संपत्तियां, जैसे मेरे पास असेट के अंदर क्या, मैं क्या कहूँगा, मेरी कार मेरी असेट हो गई, मेरा आईपैड मेरी असेट हो गई, मेरा मैकबुक मेरी असेट हो गई, मेरे पास जो कैश है वो मेरी एक असेट हो गई, मेरा घर जो है वो एक असेट हो गया। टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकता है, टेंजिबल और हो सकता है इनटेंजिबल। मेरी वेबसाइट जो है वो मेरी एसेट हो गई, मेरा जो है कंटेंट कॉपीराइट करवा रखा है वो मेरी एक एसेट हो गई। तो टेंजिबल हो सकता है जिसे मैं छू सकता हूँ, या इनटेंजिबल जिसे मैं नहीं छू सकता, कोई भी तरीके के हो सकते हैं, जो मेरी संपत्तियां वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद सेकंड है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, इसका जस्ट ऑपोजिट। लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, दायित्व। अब मुझे ये जो मेरे पास आया है वो पैसा कहाँ से आया, अल्टीमेटली समझिएगा, ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया होगा, या तो मैंने उधार लिया होगा, जो उधार लिया वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी, एक्सटर्नल जो भी है, क्रेडिटर वगैरह जो भी है। और या फिर ये क्या होगा, मेरे बिजनेस के अंदर मैंने ही लगाया होगा, तो मैंने जो पैसा लगाया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद में होता है इनकम और प्रॉफिट। अब मेरा बिजनेस कुछ कमाएगा, जो कमाएगा वो अल्टीमेटली ऐड किस में होगा भाई, जो भी कमाएगा वो किसका हिस्सा है, कैपिटल का है। और जो भी नुकसान होगा वो भी किसका है, कैपिटल का है। तो इनकम होगी या प्रॉफिट होगी, वो अल्टीमेटली दिखने में उसको इनकम अलग लिख रहे हो, एक्सपेंस अलग लिख रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो उस केस के अंदर आपको पता होगा कि भाई आपके जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर, जो भी नॉमिनल अकाउंट है, वो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, सारे अकाउंट जो वो लास्ट में ट्रेडिंग एंड पी&एल में ट्रांसफर करते हैं। और ट्रेडिंग एंड पी&एल का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर ऐड या लेस करते हो। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करते हो और लॉस है तो लेस करते हो। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो अलग नाम से है, लेकिन है अल्टीमेटली वो क्या है, एक तरीके से कैपिटल के ही हिस्से हैं। इनकम और एक्सपेंस हो, इनकम और प्रॉफिट हो गया, या फिर एक्सपेंस और लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास तीन चीजें हैं, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और इनकम और एक्सपेंडिचर है वो अल्टीमेटली जाके कैपिटल में मिलते हैं, इस वजह से कैपिटल के ही अंदर जाके जुड़ेंगे। अब समझिएगा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। असेट अकाउंट जो है, देखिएगा, असेट इज इक्वल टू क्या हो गया, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, भाई दोनों साइड बराबर होगी, जितना इस साइड में होगा, जितना इस पलड़े में होगा, उतना ही इस पलड़े में होगा। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा, ये हमेशा रहेगा। अगर कोई एक एसेट बढ़ेगी तो या तो दूसरी एसेट कम होगी, या इसके सामने वाली साइड के अंदर लाइबिलिटी बढ़ेगी या कैपिटल बढ़ेगी। अल्टीमेटली ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी, ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए। क्लियर है सर। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर जो वो अल्टीमेटली कैपिटल में होंगे। अगर इनकम होगी तो उस केस के अंदर वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और एक्सपेंस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लेस हो जाएंगे। बस इनको क्या किया गया, नाम दे दिया गया। नाम कैसे दे दिया गया, इस साइड वाले को मान लीजिए, इस साइड को हम क्या कह रहे हैं, डेबिट कह रहे हैं, और इस साइड को हम क्या कह रहे हैं, क्रेडिट कह रहे हैं। असेट जो है उसका बेसिक नेचर क्या होगा, उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। असेट जो है उसका बेसिक नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। और लाइबिलिटी और कैपिटल का बेसिक नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझिएगा, असेट का बेसिक नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। लाइबिलिटी और कैपिटल का बेसिक नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। असेट बढ़ानी है, समझिएगा, कोई चीज का बेसिक नेचर डेबिट है और उसको और बढ़ानी है तो उसे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। असेट जो है उसका बेसिक नेचर डेबिट है, वो डेबिट हो रखी है, अब कम करना है तो उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। क्लियर। लाइबिलिटी बेसिकली क्या है, क्रेडिट है, उसे बढ़ाना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, और उसे कम करना होगा तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। कैपिटल, कैपिटल का बेसिक नेचर क्या है, क्रेडिट है, उसे बढ़ाना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, कम करना है तो क्या करना होगा, डेबिट करना। क्लियर।
सर इनकम और एक्सपेंस का क्या हो गया, देखिए इनकम कैपिटल के अंदर ऐड हो रही है, मतलब ये इनकम कैपिटल के जैसी है, तो इनकम को कुछ नहीं कैपिटल के अंदर ही जाके जुड़नी है। तो क्योंकि कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो इनकम को भी बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और कम करना है तो डेबिट किया जाएगा। और एक्सपेंस जो है वो क्या हो रही है, इसमें से कैपिटल में से लेस हो रही है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, मतलब इसके ऑपोजिट होगी। तो अगर कैपिटल का बेसिक नेचर क्रेडिट है तो इसका क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है। असेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट द इंक्रीज इन असेट, असेट में अगर इंक्रीज होगा तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जैसे कैश आएगा तो आप कैश आएगा तो कैश आपका बढ़ेगा, तो उस केस के अंदर कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्लियर है। और असेट को अगर कम करना है तो क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी का बेसिक नेचर क्या है, क्रेडिट है, और उसे अगर कम करना है तो उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आना शुरू होगा। कैपिटल बेसिकली क्रेडिट है और उसे कम करना है तो डेबिट करोगे। इनकम क्रेडिट करना करोगे अगर इंक्रीज करना है तो, और डेबिट करोगे अगर उसे डिक्रीज करना है तो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट द इंक्रीज इन इनकम और प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ने पे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, तो इनकम बढ़ने पे भी क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और अगर इसमें डिक्रीज होगा, इनकम कम होगी तो कैपिटल कम होगी। भाई अगर इनकम कम हो गई तो उस केस के अंदर कैपिटल कम हो जाएगी अल्टीमेटली, तो वो कम होगी तो इनकम कम होने पे डेबिट करते हो, सॉरी कैपिटल कम करने पर डेबिट करते हो, तो इनकम को भी कम करने के लिए डेबिट करो। इसका जस्ट ऑपोजिट एक्सपेंस जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगी, कम होगी। भाई खर्चा ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली खर्चा हो तो किसका रहा है, मालिक के पैसों से हो रहा है, तो मालिक का पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही खर्चा बढ़ेगा, जैसे ही खर्चा बढ़ेगा अल्टीमेटली उसकी क्या होगी, कैपिटल कम होगी। तो एक्सपेंस कैपिटल कम होने का मतलब क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस जैसे ही होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है। और एक्सपेंस अगर कम हो गया, खर्चा कम हो गया, तो कैपिटल बढ़ेगी, भाई मालिक की बचत हो गई, तो उस केस के अंदर कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंस के कम होने पे कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन इन एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, इसके हिसाब से अपन ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं। पहला इलिस्ट्रेशन, जैसे महेंद्र स्टार्टेड ए बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। अब बिजनेस के अंदर देखिए अपने एक बेसिक इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बिजनेस के लिए क्या हुआ, महेंद्र ने स्टार्ट किया बिजनेस और उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल दी। अब बिजनेस के अंदर क्या हुआ, 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए आए तो 1 लाख रुपए की क्या हो गई, हमारे पास एसेट हो गई। लेकिन ये 1 लाख रुपए जैसे बिजनेस के अंदर आए उसी दिन से वो महेंद्र जिसने बिजनेस शुरू किया, वो महेंद्र इस बिजनेस से 1 लाख रुपए मांगने लग गया। तो क्योंकि वो मालिक है और मांग रहा है तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। क्लियर। महेंद्र परचेज ए फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। 10,000 के उसने फर्नीचर खरीद लिया, 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो उसकी क्या हो जाएगी, फर्नीचर 10,000 से आ जाएगा, एक एसेट आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आप उनका 10,000 रुपये का रोकड़ा चला जाएगा। 1 लाख रुपए था जिसमें से 10,000 रुपये का उसने फर्नीचर खरीद लिया, तो फर्नीचर नाम की एसेट तो आ गई, लेकिन कैश नाम की एसेट चली गई, तो अल्टीमेटली उसका क्या हो जाएगा, 10,000 की एसेट आ जाएगी। जो 10,000 रोकड़े पड़े थे उसकी जगह अब फर्नीचर पड़ा है। महेंद्र परचेज गुड्स ऑफ 25,000 ऑन क्रेडिट। 25,000 रुपये का सामान उसने लिया उधारी पे, तो 25,000 का सामान आया, तो 25,000 का सामान आते से उसका क्या हो जाएगा, 25,000 की तो एसेट हो जाएगी। क्लियर। लेकिन क्योंकि ये उसने उधार लेके आया है और ये मालिक का दिया हुआ उधार नहीं है, ये किसी और का दिया हुआ उधार है, तो ये 25,000 की इसकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इस दिन इसकी एसेट और लाइबिलिटी का अगर हम चेक करें कि क्या स्थिति रहेगी, तो ये 1,25,000 की टोटल उसकी एसेट होगी, 25,000 की उसकी लाइबिलिटी होगी और 1 लाख की उसकी कैपिटल होगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। सैलरी पेड 5,000, 5,000 रुपये की उसने सैलरी दी, तो 5,000 की सैलरी देते से 5,000 से तो कैश कम हो गया, 5,000 की तो संपत्तियां कम हो गई, और खर्चा जो भी है वो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सपेंस किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो जैसे ही एक्सपेंस हुआ वैसे ही आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 5,000 से कम हो जाएगी। भाई मैंने बिजनेस के अंदर 1 लाख लगा रखे थे, अब बिजनेस जो उसमें मुनाफा करेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा,
नुकसान करेगा तो मेरा पैसा कम होगा। तो जैसे ही 5,000 का खर्चा किया मेरा पैसा 5,000 से कम होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम सीधा देख रहे हैं, बाकी एक्चुअल के अंदर ये क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। इनडायरेक्ट वे में कैसे भाई, जैसे एक्सपेंस करेंगे उसके बाद में एंट्री होगी, फिर उसके बाद में वो लेजर पोस्टिंग होगी, ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, उस सारे खर्चे और इनकम का नेट निकालेंगे और वो कैपिटल में ऐड होंगे। यहाँ अपन सीधा देख रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद में शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इक्वेशन। स्टार्ट किया बिजनेस, वैसे मैं बता देता हूँ, आप एक बार इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। बिजनेस शुरू किया कैश के साथ 1,50,000, एसेट हो गई 1,50,000 और कैपिटल हो गई 1,50,000। गुड्स खरीदे कैश के लिए, तो गुड्स नाम की एसेट रही, तो एसेट जो वो 60,000 से बढ़ेगी, लेकिन कैश में खरीदी है तो कैश चला जाएगा, तो 60,000 से एसेट कम हो जाएगी। क्लियर है? तो एसेट के अंदर 60,000 का ऐड और एसेट के अंदर ही 60,000 का लेस। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सेम फर्नीचर आ जाएगा और कैश चला जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, असेट आ जाएगी, साथ ही साथ क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है तो वैसे के साथ आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी जो वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया और गुड्स चला गया, तो एक एसेट आई, पैसा आया, समझ पा रहे हैं बात, पैसा आया तो एक एसेट आई, उसके बदले में गुड्स चले गए, दूसरे एसेट चली गई। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है, तो जैसे ही क्रेडिट पे बेचोगे, समझिएगा कैश के अंदर तो रोकड़ आता दिखता है, ठीक है, लेकिन उधारी पे बेचते हैं तो उस केस के अंदर एक का नाम आता है, एक हमारा क्या हो जाता है, डेटर बन जाता है, एक हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है, उससे हम कल को पैसा ले सकते हैं, वो भी हमारे लिए एसेट है। समझ पा रहे हैं बात? भाई मेरे पास 50,000 पड़े थे, आप मेरे पास आए कि 10,000 सर मेरे को उधार चाहिए, मैंने कहा ठीक है 10,000 उधार दे देता हूँ, मैंने 10,000 आपको उधार दे दी, क्या मेरी संपत्तियां कम हो गई क्या? नहीं, मेरी संपत्तियां कोई कम नहीं, मेरे पास 40,000 रोकड़ है, 10,000 मैं आपसे मांगता हूँ, अल्टीमेटली मेरे 50,000 के 50,000 है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस जो है उसकी 60,000, तो 60,000 के गुड्स गए और 60,000 का डेटर आ जाएगा, एक एसेट जाएगी, बदले में दूसरी एसेट आ जाएगी। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन का मतलब क्या हुआ, हमने कोई काम करवाया, उसमें ब्रोकरेज काम है, मान लीजिए कुछ दलाली का पैसा मिला, कितना पैसा मिला है, 1,500, कमीशन आया तो पैसा आ रहा है, एक साइड तो एसेट बढ़ रही है। अब ये जो है ये क्या है, इनकम है, इनकम जब आएगी तो अल्टीमेटली किसको फायदा होगा, मालिक को, इधर से इनकम आएगी तो कौन खुश होगा, मालिक खुश होगा, तो उसकी कैपिटल जो वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? पेड सैलरी, कैश गया, इधर से खर्चा, सॉरी कैश गया, एसेट कम हो गई, और जैसे ही यहाँ से खर्चा हुआ वैसे आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल क्या है कि आपका लगाया हुआ पैसा और बिजनेस का कमाया हुआ, उसमें से बिजनेस ने जो नुकसान किया वो हटा दो, तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल रहेगी। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने पैसा निकाल लिया तो कैपिटल कम हो गई और उसके साथ साथ एसेट भी कम हो गई। पेड टू क्रेडिटर, जो हमसे पैसा मांगते थे उनको पैसा दे दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गई और एसेट कम हो गई। क्लियर? ये एक बार आप वापस से इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा समझ आ जाएगा। समझिएगा, ये कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, इनसे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आसू स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन April 1st 2016 with a capital of 3 lakh. On 31st March 2017, its asset and liability were 5,90,000 and 2,80,000 respectively. Find out the closing capital and profit earned during the year. समझिएगा, 31st मार्च 2017 को क्या ये ऐसा रहेगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल? अरे सर क्या बात कर रहे हो, 31 मार्च 2017 ले लो, 18 ले लो, 19 ले लो, 20 ले लो, 2 अप्रैल ले लो, 10 अप्रैल ले लो, 15 अप्रैल ले लो, ये हमेशा ही ऐसा रहेगा? क्या बात कर रहे हो, समझ आ गया मतलब? हाँ सर समझ आ गया। उसकी एसेट क्या है 31 मार्च को, 5,90,000, और वो कह रहा है एसेट और लाइबिलिटी उसकी कितनी है, 2,80,000, तो कैपिटल कितना होगा, क्या करेंगे, कैपिटल क्या कर देंगे, कैपिटल इज इक्वल टू ये 590 का 590, इस साइड प्लस है तो इस साइड जाते से ये माइनस हो जाएगा, 2,80,000।
तो ये कितना हो गया 5,90,000 माइनस 2,80,000, कैपिटल कितनी है 3,10,000। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा, वो क्या कह रहा है, हमारी कैपिटल 31 मार्च 2017 को कितनी है 3,10,000। सर कैसे आया, कैलकुलेट किया ना भाई अभी, क्लियर है। हमने बिजनेस शुरू कितने पे किया था 3,00,000 पे, कब किया था 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को कितना था 3,00,000 था, क्लियर है। अब समझिएगा कैपिटल कैसे बढ़ेगी, जो मालिक का लगाया हुआ पैसा है बिजनेस के अंदर वो कैसे बढ़ेगा, वो कैसे बढ़ेगा, ये ओपनिंग कैपिटल है जो उसने शुरू में लगाया, वो कैसे कैसे बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है कि अगर वो एडिशनल कैपिटल लगा दे, वो और पैसा लाके बिजनेस में लगा दे। जैसे मैंने मेरे बिजनेस के अंदर 5,00,000 रुपए लगाए तो मेरी कैपिटल कितनी 5,00,000, कल को बिजनेस में और जरूरत पड़ी मैंने 2,00,000 और लाके लगा दी तो मेरा पैसा लगाया हुआ बिजनेस में कितना हो गया 7,00,000। या फिर क्या हो गया, बिजनेस ने मुनाफा कमा लिया, या फिर बिजनेस ने क्या किया मुनाफा कमा लिया, मैंने 5,00,000 लगाए फिर 2,00,000 दिए 7,00,000 हो गए और 1,00,000 बिजनेस ने कमा दिया तो मेरा बिजनेस में पैसा कितना हो चुका है 8,00,000। अब इसमें से मान लीजिए 50,000 का नुकसान हो गया तो 8,00,000 में से 50,000 गए तो अल्टीमेटली मेरा बिजनेस में कितना बचेगा 7,50,000। उसमें से मान लीजिए बिजनेस में पैसा पड़ा था और मैंने कहा कि यार मेरे घर पे जरूरत है मुझे पैसा निकालना है तो मैंने क्या कर लिया पैसा निकाल लिया। जो पैसा निकालते हैं उसके लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स, मैंने पैसा निकाल दिया। तो जैसे 7.5 बचे थे मैंने कहा डैड मेरे को चाहिए, डैड मैंने वापस ले लिए तो अल्टीमेटली 6 बचे तो ये 6 मेरी क्या हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। समझ पा रहे हैं बात, मैंने बिजनेस में शुरू में कितना लगाया उसमें और कितना पैसा लगाया और उसमें कुछ मुनाफा हुआ तो बढ़ेगा और उसमें से कुछ लॉस हो गया तो कम हो जाएगा और इस तरीके से मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है लेकिन वो हम आगे देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया मैंने बिजनेस को कहा कि भाई मैं इस पे 10% ब्याज दूंगा तो उस केस के अंदर वो 10% जो मेरे लिए एक तरीके से अगर मिलते हैं 10% तो उससे भी मेरी कैपिटल बढ़ सकती है। या फिर बिजनेस कह सकता है कि तुम बिजनेस से जो पैसा वापस लोगे उस पर हम 12% ब्याज लेंगे, तो मैंने पैसा निकाला और उस पर कुछ ब्याज लिया बिजनेस ने तो उस केस के अंदर मेरा कैपिटल जो वो कम होगी। क्लियर है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ओपनिंग कैपिटल दे रखा है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है 3,00,000, बिजनेस जब शुरू किया तब कितना था 3,00,000 और उस साल के शुरुआत में कितना हो गया 3,10,000। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है। वैसे इसने क्वेश्चन जो है वो नहीं बता रहा है कि भाई इसमें हमने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई या नहीं लगाई, तो हम ये मानेंगे एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, ये 10,000 जो बढ़े ये किसके बढ़े मुनाफे के 10,000 बढ़े। इज इट ओके, समझ पा रहे हैं बात आप मेरी, क्या ये आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और एक थोड़ा अपना रेस्पॉन्स जो वो देते रहे ताकि मेरे को भी लगे कि मैं कुछ जीवित लोगों को पढ़ा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं बात, आप वापस रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि यार मैं किन को पढ़ा रहा हूँ, कुछ वापस तो रेस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा। तो वापस रेस्पॉन्स देते रहिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं कुछ जीवित प्राणियों से बातें करता हूँ। क्योंकि एक तो फेस टू फेस हो तो फिर समझ आता है, एक तो कैमरे से बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी, अब कैमरे से बात करते हैं तो उस केस के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट के जरिए अपना रेस्पॉन्स हमें पहुंचाएंगे तो वो पहुंचाएं। क्लियर है। ऑन मार्च 31, 2017 टोटल एसेट जो है वो और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी जो वो 9,00,000 और 4,20,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर ओनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 90,000 एंड विड्रॉ 1,90,000 फॉर पर्सनल यूज। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सिस्टमेटिकली चलिएगा। वो कह रहा है कि 31 मार्च, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर हम मानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। क्लियर। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए अपन पहले क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल या फिर हम कहते हैं कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017 asset is equal to liability प्लस कैपिटल। असेट कितनी होगी
9 लाख, लाइबिलिटी कितनी होगी 4,20,000 प्लस कैपिटल। कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी है 9 लाख, और ये उसमें से 4,20 इधर का प्लस है, इधर आते से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4,80,000 जो वो कैपिटल हो गया। तो अपन क्या कहते हैं कि भाई ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें ऐड करते हैं, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ जाए तो उसमें ऐड करते हैं हम, कोई मुनाफा कमा लिया तो, और अगर कोई लॉस हुआ है तो वो लेस कर देते हैं, और कोई ड्राइंग की है तो वो लेस कर देते हैं अगर पैसा विड्रॉ किया तो, और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो इससे बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। वो क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली कि भाई 480 है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ओनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, वो कह रहा है कि एडिशनल कैपिटल लगाई कितने की 90,000 रुपए की। उसके बाद में विड्रॉ किए उसने 1,90,000, तो ये विड्रॉ किए 1,90,000। दोनों तो साथ हो नहीं सकते, प्रॉफिट और लॉस। वो कह रहा है कि प्रॉफिट है 1,25, मतलब कि लॉस तो है नहीं। प्रॉफिट कितने का हो गया 1,25। भाई बिजनेस के अंदर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ओपनिंग कैपिटल पता करनी है, ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं। तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल प्लस इसमें 90,000 ऐड करो, और इसमें 1,25 का मुनाफा ऐड करो, और उसमें से 1,90 जो है वो ड्राइंग के हटा दो, तो आपके क्लोजिंग 480 बचने चाहिए। ओके, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, प्लस वाले इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। 480 माइनस 90,000 माइनस 1,25, और एक जीरो ज्यादा लगा दिया, प्लस 1,90, 4,80,000 माइनस 90,000 माइनस 125,000 प्लस 190, 455। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, आप नहीं, है ना। कैलकुलेशन खुद करें तो कि आपकी अच्छी रहे। ऑन विच साइड इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज रिकॉर्डेड, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। फर्नीचर क्या है एक तरीके का असेट, और इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा डेबिट करना होगा। कैश असेट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा डेबिट करना होगा। प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या है कैपिटल है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा। डेटर जिनसे हम पैसा मांगते हैं वो हमारे लिए क्या है असेट, उसको बढ़ाने के लिए डेबिट। क्रेडिटर जो हमसे पैसा मांगते हैं हमारे लिए क्या है लाइबिलिटी, इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा क्रेडिट। रेंट पेड खर्चा है, तो ये क्या है एक तरीके से एक्सपेंस है, और ये अल्टीमेटली किस में जाता है एक्सपेंस, जो वो कैपिटल के अंदर जाता है, तो इसका कैपिटल के जैसा रहता है। लेकिन एक्सपेंस जो है वो जब होता है तो कैपिटल को कम करता है, तो उस केस के अंदर इसको क्या पूछा है इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट, तो जैसे ही खर्चा होगा वैसे ही हम क्या करेंगे उसको डेबिट करेंगे। कमीशन रिसिव्ड इनकम है कैपिटल में, और जैसे ये बढ़ेगी क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, अल्टीमेटली कैपिटल में जाएगा, और खर्चा है तो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्लियर। वैसा का वैसा ये एक 6th क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कीजिएगा। पहला ही सेशन है तो आज हम इतना ही देखते हैं। शुरुआत में थोड़ी स्पीड धीरे रहेगी जब तक हम अकाउंटिंग एंट्री वगैरह देख रहे हैं, ताकि आपका थोड़ा सा ग्रिप बने। अकाउंटिंग एंट्री रटनी नहीं है, समझनी है, बहुत आसान है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, इसके अंदर टाइम लेंगे ताकि आगे जो चैप्टर करेंगे उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट के जरिए बताएं ज़रूर कैसे लगे सेशन, और क्या इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। जो भी आपके सजेशन हो वो भी बताएं, बात करें कम से कम, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।